हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग आबकारी आरक्षक के लिए मेरे डेली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे। अगर आप लोग डेली स्टडी प्लान को फॉलो करते हो, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो आबकारी आरक्षक एग्जाम डेफिनेटली आप क्रैक करोगे। सो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी मैंने डेली स्टडी प्लान आप लोग को के साथ शेयर कर रहा हूँ, उस डेली स्टडी प्लान को फॉलो करिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और कोशिश करिए कि उस प्लान के 90-95% तक आपका सिलेबस हो जाए ईच डे। ठीक। तो इसी क्रम में मैं लेके आया हूं भारत का इतिहास, और इसका मैं एक आउटलाइन दूंगा कि क्या क्या चीज आपको पढ़ना है और क्या क्या चीज, देखो जितना टिक कराऊंगा वो चीज पढ़ लो। अब जो चीज नहीं पढ़ा रहा हूं वो छोड़ना है, मतलब समझ लो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि समय बहुत कम है आप लोग के पास। 27 जुलाई को एग्जाम है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग देखिए डेडिकेटली स्टडी कर रहे हैं इस एग्जाम को, इस आबकारी एग्जाम की परीक्षा को क्रैक करने के लिए, तो लगे रहो। आबकारी आरक्षक बहुत अच्छा पोस्ट है। चलिए देखो, ये है कुछ अभिलेख है। ये अभिलेख इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लगा दिया हूँ। इसको आपको याद करना है। अभिलेख में क्या कहा गया है, इधर ये वाले कॉलम में शासक के नाम लिखा है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये सब शासक के नाम है और ये उनका अभिलेख है। देखो, जो भी राजा होते हैं वो अपने प्रजा से कम्युनिकेशन करने के लिए अभिलेख खुदवाते थे। या तो वो पत्थर में खुदवाते थे तो रॉक इंस्क्रिप्शन कहते थे उसको, पिलर्स में खुदवाते थे खंभों में तो उसको पिलर इंस्क्रिप्शन कहते थे, गुफा में खुदवाते थे तो वो क्या होता था, केव इंस्क्रिप्शन। तो याद रखो, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, वो अपने जनता प्रजा से कैसे जुड़ते हैं, या तो वो डायरेक्ट लाइव आते हैं, है ना, या रेडियो में मन की बात प्रोग्राम के थ्रू जुड़ते हैं। जो भी उनकी पॉलिसी है, उस सरकार की पॉलिसी है, उसको जनता तक साझा कैसे करेंगे, समाचार पेपर में, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, है ना। उनके सोशल मीडिया हैंडल है, लाइक यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो वहां उस माध्यम से वो जनता के साथ अपना जो भी पॉलिसी है सरकार की, उसको साझा करते हैं। तो उसी प्रकार पहले के जो शासक थे, राजा थे, वो अपनी पॉलिसी कैसे शेयर करेंगे, तो वो अपनी पॉलिसी अभिलेख के माध्यम से। अभिलेख क्या होता है, ये देखो, इस पिक्चर में आपको अभिलेख मिल जाएगा। इस तरह के अभिलेख जनरली होते थे, जैसे ये देखो, ये बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहे होंगे। इन पत्थर में किसी दूसरे भाषा में, अब जिस उस टाइम का जो भाषा रहा हो, जैसे उस टाइम पुराने जमाने में जनरली पाली हो गया, प्राकृत हो गया, संस्कृत हो गया, तो उन भाषाओं में राजा के संदेश को कारीगर लोग क्या करते थे, खोद के लिखते थे कि ये हमारे आपके राजा का क्या है, संदेश है। तो वो हो गया अभिलेख। तो हमको कुछ अभिलेख, जो फेमस अभिलेख है, उनके नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है। जैसे देखो, ये अभिलेख आपको एक चित्र में दिख रहा होगा। ठीक है। ये अभिलेख है, अभी किसी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये अभिलेख हो गया। तो अभिलेख और किस राजा का है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है ये। तो खारवेल जो शासक है, राजा है, उनका अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। ये याद रखो। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। गौतमी बलश्री, इनका एक अभिलेख है नासिक अभिलेख, ये आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है प्रयाग स्तंभ लेख अभिलेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। पुलकेशियन सेकंड का अभिलेख है एहोल अभिलेख। स्कंदगुप्त, इनका अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख। मालवा नरेश यशोद वर्मन, इनका अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। अब ये सारे अभिलेख आपको याद करने हैं। ठीक है, कैसे भी करके याद करो, आप लोगों को ये याद करने हैं। ठीक। चलिए, इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और याद करो। ठीक है, मैं दृष्टि आईएएस की बुक प्रेफर किया हूँ, आप चाहो तो ये बुक परचेस कर सकते हो, तो आप परचेस कर लो और उससे आप ये पढ़ो। ठीक है, या एक स्क्रीनशॉट लो, नोट कॉपी में लिखो। ठीक है। जो भी 12वीं पास है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, कि जैसे ही आप 12वीं पास हुए हो, कॉलेज भी नहीं गए हो, और ये एग्जाम क्रैक करके आबकारी आरक्षक बन गए, तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठाओ। बट बहुत मुश्किल है जो 12वीं पास है, क्योंकि बहुत टाइम से लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो उनसे सीधा कंपटीशन है आपका। ठीक है। तो ये एग्जाम अपने आप में बहुत कठिन हो जाएगा ऐसे में।
अब देखिएगा यहां पर लिखा है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। अब भाई ये इतिहास है, इतिहास मतलब बहुत ही पुराने चीज जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके रिसर्च करने के बाद फाइनली कंक्लूड करेंगे कि प्राचीन काल में ये घटना घटी थी। तो अब इसको अध्ययन करने के लिए आपके पास कुछ स्रोत होने चाहिए, किसको देख के बताओगे, है ना? तो इस स्रोत को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पूरा तात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्य का मतलब कोई बुक से ही होगा, लिटरेचर, जो पुराने ओल्ड बुक्स है, उन बुक से पढ़ के पता चला कि फलाने जगह पे फलाने राज्य का शासन था, तो वो हो गया साहित्यिक स्रोत। और पूरा तात्विक स्रोत का मतलब हो गया कोई ना कोई चीज मिला होगा, लाइक सिक्का मिला है, कोई इंस्क्रिप्शन, जैसे बहुत सारे भी इंस्क्रिप्शन आप लोग देखे, है ना? जैसे भी एक चित्र में देख रहे थे ना, ये एक इंस्क्रिप्शन ही है, पत्थर ऊपर खुदाया है, ये देखिए पिलर है, पिलर के बगल में पत्थर है बड़ा सा, इस पत्थर में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लिखा है। हो सकता है इसमें लिखा हो कि फलाना राजा ने यहाँ पर नहर खुदवाया होगा, या इसमें लिखा हो कि कोई एक राजा है, वो राजा अपने प्रजा का टैक्स माफ किया होगा क्योंकि उस वर्ष बहुत अकाल पड़ गया था। या इसमें लिखा हो सकता है कि कोई राजा विवाह किया है किसी रानी से, तो ये राज्य वो एक्वायर या उसको दहेज के रूप में मिला हो, है ना? इस तरह की इंफॉर्मेशन होते हैं, तो उसको पुरातात्विक स्रोत हो गया। तो पुरातात्विक स्रोत में एक है अभिलेख, एक है स्मारक एवं भवन, भवन भी हो सकता है ना? किसी राजा का भवन है, अब उस भवन से बहुत कुछ जानकारी मिल जाता है इतिहास, ठीक। सिक्के वेरी इंपॉर्टेंट, मूर्ति हो गया, चित्रकला हो गया, मुहरे हो गए, तो ये सब क्या है, पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है। लेकिन जो बुक होते हैं, लिटरेचर है, जो साहित्यिक स्रोत जिसको बोलते हैं लिटरेचर, जो लिटरेचर है ना, उसमें बहुत स्पेसिफिकली लिखा होता है कि ये चीज राजा ने किया था अपने काल में, है ना? उसके बेटा कौन है, उसके पिताजी कौन है, मतलब उनका जो वंश वृक्ष है वो साहित्यिक स्रोत में मिल जाता है। वैसे तो ये अभिलेख में भी मिल जाता है वंश वृक्ष, बट साहित्यिक स्रोत है ना, लिटरेचर वाले जो सोर्सेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अगर आप लोग देखोगे तो जो मैं टिक कर देता हूँ वो व्यापम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना आप, ठीक है। पहला यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में देखोगे तो क्या क्या लिखा है, वेद, वेद आपको पता है 4 वेद होते हैं, ये रट्टा होना चाहिए, एग्जाम में नहीं आएगा, बहुत आसान है। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखा है, इतरे है, कौशिकी है, गोपथ है, और बहुत डिटेल में मिल जाएगा आपको। अरण्यक होते हैं, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ के ही पार्ट है ना, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ब्राह्मण साहित्य की पार्ट है। उपनिषद हो गया, वेदांग, ये वेदांग इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना आप लोग, 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उपवेद, हर एक वेद के ना से क्या एसोसिएट है, उपवेद एसोसिएट है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। ये षड दर्शन, ये भी याद करना है, षड दर्शन, ठीक है। इवन दो ये षड दर्शन किनके द्वारा दिया गया है ये भी आगे पढ़ोगे, अभी यहाँ पर केवल एक आउटलाइन हम देख रहे हैं, आगे पूरा डिटेल में है कि सांख्य दर्शन किसने दिया है, योग दर्शन, जैसे योग दर्शन किनके द्वारा दिया गया है, पतंजलि के द्वारा, ठीक है, पतंजलि के द्वारा, पतंजलि के द्वारा योग दर्शन दिया गया है। जो न्याय दर्शन है ये गौतम के द्वारा दिया गया है, ठीक है। इस तरह से सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा, ऐसा आप डिटेल में देखोगे इसको, ठीक है। अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभी आगे डिटेल में मिल जाएगा, ठीक। तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। सो ये कुछ आपने देखा, षड दर्शन, महाकाव्य, रामायण महाभारत हो गया, इसके बारे में पढ़ोगे अभी, ठीक है। पुराण है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, स्मृति में मनुस्मृति काफी फेमस, काफी विवादास्पद भी रहता है ये, नारद स्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया, ये सब स्मृति आप लोग आगे देखोगे, तो अभी यहाँ पर एक आउटलाइन जैसा ही है। आगे देखते हैं बौद्ध साहित्य। एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आने का एक ट्रेंड है। क्वेश्चन कैसे आता है व्यापम में या पीएससी में, कि जैसे दे देगा सुत्त पिटक दे दिया, अब आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन में कि सुत्त पिटक क्या कौन सा साहित्य है। ऑप्शन ए रहेगा ब्राह्मण साहित्य, ऑप्शन बी रहेगा बौद्ध साहित्य, ऑप्शन सी रहेगा जैन साहित्य, ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, ब्राह्मण साहित्य। ऐसे आते एग्जाम में, ये व्यापम में क्वेश्चन बनता है, तो सिर्फ ये याद रख लो कि इनमें से ब्राह्मण साहित्य कौन है, बौद्ध साहित्य कौन है। तो बौद्ध साहित्य याद रखो, सुत्त पिटक, विनय पिटक पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पेन्हो, बुद्ध चरित, दिव्य वेदांत, ऐसे करके बहुत सारे और भी बुक्स मिलेंगे। फिर जैन साहित्य, परिशिष्ट पर्वन है, भद्र बाहु चरित्र है, भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है। बस इतना याद करो, इसको याद करना है आपको, ठीक है।
अब इसमें समझने समझाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे बुक है भाई, ये जैन साहित्य का बुक है। जैसे अब अगर आप जैसे हिंदुइज्म में देखते हो, रामायण कौन से धर्म के लोग फॉलो करते हैं, तो रामायण आप देखोगे, जो रामायण सीरियल, रामायण जो बुक है या सीरियल भी हो गया है ना, ये महाकाव्य है, इसको हिंदुइज्म, ये हिंदुओं का बुक है ना। तो एग्जाम में तो आएगा नहीं कि रामायण किस रिलीजन से बिलोंग कर रहा है ना, ये नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा कि परिशिष्ट पर्वन कौन से समुदाय या कौन से धर्म का साहित्य है। तो परिशिष्ट पर्वन आपको याद रहेगा तो जैन साहित्य मारोगे, याद ये नहीं रहेगा तो आप टिक नहीं कर पाओगे, है ना। सो इसलिए बोल रहा हूं ये याद कर लो, स्क्रीनशॉट लो, याद करो। फिर कुछ ना धर्म निरपेक्ष साहित्य भी है, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म निरपेक्ष मतलब उसमें सभी धर्म के राजाओं के बारे में चर्चा किया गया है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, कौटिल्य मतलब चाणक्य है। कल्हड़ की राजतरंगिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका का अग्निमित्रम, रघुवंश, मेघदूत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है, ये याद कर लो। ओके ओके। फिर संगम साहित्य है, ये तमिल ग्रंथ है, ये तमिल ग्रंथ है। तो ये तिरुकुरुल, दिकारम, मणि मेखले, जीवक चिंतामणि, ये संगम साहित्य हो गए। ठीक। उसके अलावा कुछ आपको विदेशी साहित्य भी दिखाई देंगे, ये सब तो भारतीय साहित्य थे। अब विदेशी साहित्य में जैसे यूनान एवं रोम के लेखक है मेगास्थनीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टॉलमी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हेरोडोटस, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ चीनी लेखक भी हैं, जैसे फाहियान है, वेनसांग है, इत्सिंग है। ठीक है। फिर कुछ मुस्लिम लेखक होंगे, अरबी लेखक, अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ोगे धीरे धीरे। ठीक है। ये एक आउटलाइन जैसा हो गया। इसके अलावा कुछ प्रमुख जो भवन होंगे, जैसे कि किसी फेमस राजा का भवन है या कुछ स्मारक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। जैसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे कुछ फेमस इमारत है, जैसे मंदिर ही है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है, झांसी में है। भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर है, कानपुर में है। तो ये कुछ फेमस मंदिर हो गए, इमारतें हो गए, स्मारक हो गए, भवन हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट है। इवन इसके अलावा कौन सी मंदिर नागर शैली में बनी है, कौन सी मंदिर बेसर शैली में बनी है, ये भी सब इंपॉर्टेंट है। जैसे दक्षिण भारत का तंजौर का राजेश्वर, ये जो मंदिर है, राजेश्वर मंदिर, ये द्रविड़ शैली से बना हुआ मंदिर है। अब ये शैली है, मंदिर बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसी को शैली बोलते हैं। ठीक है। कई नागर शैली के मंदिर होते हैं, कई द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं, और नागर और द्रविड़ की शैली को मिला दें, उसको मिक्स्ड बोल दे, तो वो होता है बेसर शैली हो गया। ठीक है। अभी के बारे में पढ़ोगे आप लोग, आगे पढ़ोगे, अभी तो इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। जैसे सिक्के, सिक्के में आहत सिक्के किसको कहते हैं। तो सिक्के बनाने के लिए पहले तो कुछ ऐसा स्पेशल मशीन वगैरह होते नहीं थे। तो कोई भी धातु है, धातु को गर्म करके उस पे क्या ठप्पा मारा जाता था, ठप्पा मार के राजाओं के नाम या राजाओं के चित्र को अंकित किया जाता था, तो उसको आहत सिक्का कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। और भी देखोगे तो ये लाइन देख लो, सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल में बने हैं, जो मुख्यतः शीशे शीशे चांदी, तांबा और सोने के थे। शीशे मतलब लेड ना, कांच नहीं, लेड, लेड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, इनके सिक्के बने थे। सातवाहनों ने, सातवाहन जो शासक है, ठीक है, ये राजा है, सातवाहन वंश के जो राजा हुए, सातवाहन वंश के जो राजा हुए, ने सीसे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन एग्जाम में आता है कि निम्न में से किन वंश के शासकों ने, निम्न में से किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक सीसे के, लेड के कॉइन इशू किए। तो सातवाहन। एग्जाम में आएगा किन शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के इशू किए, जारी किए, तो क्या आएगा, गुप्त शासक। तो ऐसे याद रखो। ठीक है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ठीक है। यवन के जो शासक थे, उन्होंने सिक्कों पे राजाओं का नाम लिखने का कार्य जो है उसको शुरुआत की थी। ठीक है। आगे देखो, कुछ पुरानी मूर्ति है, उसको भी पढ़ सकते हो। चित्रकला भी इंपॉर्टेंट होता है। मोहरे, मोहरे भी इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक स्रोत जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए साहित्यिक शोध में जो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं बता दे रहा हूँ, उतना पढ़ लेना, उतना याद कर लेना, वो सफिशिएंट है आपके आबकारी आरक्षक एग्जाम क्रैक करने के लिए। देखो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना, जो डाउट है वो कमेंट करना, आप कमेंट लाइक करोगे तो मुझे एक एनर्जी मिलेगी कि मैं मेहनत करूं इसमें, इस क्षेत्र पे और वीडियो बनाऊं। ठीक, तो पहला है वेद। वेद 4 प्रकार के होते हैं, याद रख लो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, ये याद होना चाहिए। ठीक है, इतना तो याद रखो। आगे देखो, अब ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ईसा पूर्व भी देखोगे तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद है। यह सबसे प्राचीन वेद है। अगर एग्जाम में आया कि ओल्डेस्ट वेद, सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। ठीक, इस ये एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। ऋचाओं मतलब इसमें जो मंत्र लिखे हैं ना उनको ऋचा बोल देते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखो, एक ऐसा वेद है इसमें जो ऋचाओं में बद्ध है, मतलब इसमें जो मंत्र लिखे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऋचा। ऋग्वेद में 10 मंडल है, यही एग्जाम में आता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, ये एग्जाम में आता है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। याद करो, 10 मंडल है, ये एग्जाम में आएगा। 1010 मतलब 1028, ठीक है, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएं है। यही तो एग्जाम में आएगा, और क्या आएगा? इतना ही तो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, कितने मंडल है? 10। कितने सूक्त है? 1028। और कितने ऋचाएं हैं? 10,580। बस यही इंपॉर्टेंट है, इतना ही याद रखना है। और देखो क्या दिया है, इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ये भी एग्जाम में आएगा कि ऋग्वेद का के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। यहां मैं थोड़ा ढंग से लिख दूं, बड़ा सा, होत्री। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ठीक है, जब कंपाइलेशन ये ऋग्वेद का कंपाइल कर रहे थे तो सबसे पुराना जो मंडल थे, अभी आपने देखा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर अपन डिसाइड कर ले, पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल, सातवां मंडल, आठवां, नौवां और 10वां मंडल, तो ये 2 से लेकर 9 तक जो मंडल हैं ऋग्वेद के, ये पुराने मंडल है, ओल्ड है। और अगर बोला जाए कि सबसे बाद में कौन किस मंडल को जोड़ा गया है, तो पहले मंडल को, और ये जो 10वां मंडल है इनको बाद में कंपाइलेशन के दौरान जोड़ा गया है। ठीक है, बस इतना ही याद रख लो, ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में ऋग्वेद में जोड़ा गया है। ठीक, इतना याद रहेगा। जो बता रहा हूं वही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी भी जो डाउट है वो कमेंट करना। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है, तो गायत्री जो है, गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, सॉरी तीसरे मंडल में है, 10वें मंडल में नहीं, तीसरे मंडल में है। चलिए, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। एग्जाम में आएगा तो बना लोगे, गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, तथा 10वां मंडल में चातुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है। जो हमारा समाज है 4 वर्णों में डिवाइड है ना, ब्राह्मण हो गया, फिर क्या क्या है, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र। तो ये चातुर्वर्ण का उल्लेख कौन से मंडल में किया गया है? 10वें मंडल में। बस इतना याद रख लो। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये गायत्री मंत्र वाला ही है। आगे देखें, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ है? 2। कौन कौन सा है? ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय और कौशिकी, कौशिकी का अन्य नाम संखायन भी है। बस इतना याद रखो, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशिकी, और कुछ याद नहीं रखना। ठीक, अब आगे चलते हैं। जो दूसरे नंबर का वेद है हमारा है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ के नियम है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि कौन से वेद में यज्ञों के नियम या विधानों का संकलन मिलता है, तो यजुर्वेद। तो ऐसे याद रखो, य से यजुर्वेद, य से यज्ञ। ठीक, कौन से वेद में यज्ञ के नियम है? अब यज्ञ के नियम का मतलब क्या है? जब भी यज्ञ होता है, आप लोग यज्ञ देखे होंगे, तो यज्ञ होता है तो बहुत सारे उसके विधि विधान होते हैं,
मंत्र होते हैं, मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, ये सब नियम कौन से वेद में है, तो ये यजुर्वेद में है। बस इतना याद रख लो, काम खत्म। ठीक है, यजुर्वेद, य से यजुर्वेद, य से यज्ञ, काम खत्म, इतना ही याद रखना। यजुर्वेद पद्य व गद्य दोनों में है। ठीक, पद्य मतलब कविता के फॉर्म में, गद्य मतलब जो कविता के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये पद्य और गद्य दोनों में है। यजुर्वेद के दो भाग, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। चाहो तो ऑप्शनल है, याद रख सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट यही एग्जाम में व्यापम इतना ही पूछता है कि कौन से वेद में यज्ञों के नियम एवं विधान है, तो ये यजुर्वेद है। दो भाग हैं इसके, पहला भाग क्या है, कृष्ण यजुर्वेद है, और दूसरा क्या है, शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये दो भाग है। शुक्ल यजुर्वेद केवल क्या है, पद्य में है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य प्लस पद्य दोनों में है। बस इतना ही तो काम का है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्व्यू कहलाता है। अभी देखे थे आप लोग कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो मंत्रों को उच्चारण करता है या जो पढ़ता है, उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, होत्री बोल रहे थे। कहीं पर लिखा होगा, यहां पर होत्री बोलते थे। और यजुर्वेद, वो पुरोहित जो यजुर्वेद को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, अधर्व्यू। इतना याद रख लो। अब यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद है कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेता स्वरोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद। चाहो तो याद कर सकते हो, इतना डीप तो मुझे नहीं लगता पूछेगा, देख लेना आप लोग, मैं आप लोग पे छोड़ रहा हूं इसको। फिर यजुर्वेद का अंतिम अध्याय भी काम का नहीं है, छोड़ दो। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक शतपथ है और दूसरा तैत्रीय। शतपथ तथा तैत्रीय दो ब्राह्मण ग्रंथ है। खत्म हो गया सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, साम का मतलब क्या है, गाना। तो इसमें मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि यज्ञ के नियम और विधान के बारे में कौन से वेद में है, तो यजुर्वेद में है। लेकिन यज्ञ में गाए जाने वाले गाना, अगर एग्जाम में गाना या यज्ञ को अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों, गाए ना, गाना को ही तो गाएंगे ना, तो मंत्र को गा रहे हैं एक्चुअली। तो जो गाए जाने वाले मंत्र है उसका संग्रह किसमें है, तो सामवेद में है। किसमें है, सामवेद। तो सामवेद को ही ना भारतीय म्यूजिक मतलब भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। ठीक है, यहीं से इंडियन जो म्यूजिक है उसी का क्या हुआ है, फाउंडेशन हुआ है, याद रखना। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सात जो स्वर है, सारे गामा ये जो स्वर है, इसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। बस इतना ही याद रख लो, सामवेद मतलब म्यूजिक, इतना याद रख लो। चाहे वो म्यूजिक यज्ञ के दौरान गाया जाए, चाहे वहां से संगीत की उत्पन्न हो, सामवेद है। बस इतना याद रखना है। और सामवेद को गाने वाला या सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाला जो पुरोहित है उसको बोलते हैं उद्गाता। यहाँ पर गाना आ गया, देखो गाता, गाता, तो गाता मतलब सामवेद, क्योंकि वहां से म्यूजिक आया। ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इसे मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र है, सूर्य स्तुति के मंत्र है। अब इसके सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर लिखा है पंचवीश ब्राह्मण, षडवीश ब्राह्मण, और उपनिषद में छांदोग्य और जैमिनी। ये सब उपनिषद वगैरह जनरली पीएससी वगैरह में पूछा जाता है, व्यापम नहीं पूछता, बट एक्सेप्शनली कभी आ जाए तो देख ले रहो। एक लिस्ट बना लेना ना, एक कॉलम इस तरह तैयार कर लो, हो सकता है इस बुक में ऑलरेडी दिया हो कॉलम, देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक तालिका दे दिया है कि ऋग्वेद के क्या दिया है, प्रत्येक संहिता के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण हो गए, यजुर्वेद के शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण हो गए, सामवेद के पंचवीश और षडवीश ब्राह्मण हो गए, अथर्ववेद के गोपद ब्राह्मण हो गए। तो इस प्रकार से आप भी एक कॉलम बना के इसको याद कर लो। ठीक, अब आगे देखना। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्व तथा अंगरीस ऋषि के द्वारा, अंगीरस अंगीरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई। मतलब ये सबसे बाद का वेद है। ठीक है यार, सबसे न्यूएस्ट
जो अपन वेद बोलेंगे तो यही अथर्व। सबसे पुराना कौन होगा? ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन है? तो अथर्ववेद। ठीक, आगे देखें। इसमें इतने इतने हैं, मंत्र हैं, सूत्र हैं, तो देख लेना, पूछता तो नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, ये जो अथर्ववेद है ना, इसमें क्या जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि विषयों का वर्णन है, औषधि का वर्णन है, रोग निवारण का वर्णन है। तो ये एग्जाम में आता है कि कौन से वेद में जादू टोना का उल्लेख है, कौन से वेद में औषधि का प्रयोग का उल्लेख है, कौन से वेद में रोग निवारण का उल्लेख है। तो ये सब आता है एग्जाम में। ठीक है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपत है। तो ये थोड़ा देख लेना। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये व्यापम में कई बार बना है, ये कई बार बना है, देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कि मुंडकोपनिषद ये अथर्ववेद का एक उपनिषद है। यहाँ यहीं से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, इसको सत्यमेव जयते है ना, बोलते हैं ना कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिखा है। ठीक, मुंडको। दो उपनिषद आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे, एक मुंडकोपनिषद और एक मांडुक्योपनिषद। तो ये दोनों ही अथर्ववेद के उपनिषद है, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। तो याद रखना, मुंडकोपनिषद से ये आदर्श वाक्य सत्य में जयते लिया गया है। ठीक, अब कोई डाउट है यहां पर तो कमेंट करो। और इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये जो ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ोगे आप लोग, ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में राजा और जनता लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट करते थे, आपस में मिलते थे, मीटिंग करते थे, तो उन्हीं को ही सभा समिति कहते थे। ठीक, तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, कौन से वेद में? ये एग्जाम में आएगा, तो क्या लगाओगे? अथर्ववेद। ठीक, इन चार वेदों को एक साथ हम कहते हैं संहिता, संहिता, राइट। तो ये भी याद रखना है कि चारों वेदों को, चार वेदों को एक साथ हम क्या कह देते हैं? संहिता। अब ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अरण्यक हो गया, उपनिषद, सभी वेद का आप लोग देखे हो तो उसके एक अलग से टेबल फॉर्म में इस तरह से बना लेना, तो आपको याद करने में आसान हो जाएगा। फिर वेदांग तथा सूत्र है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो यही पहला क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन कौन सी है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक, तो ये 6 है। इनकी रचना क्यों की गई है? वेदों को अच्छे से समझने के लिए। शिक्षा जो वेदांग है उसमें उच्चारण की विधि दी गई है कि किस तरह से आप शब्दों को उच्चारण करेंगे। व्याकरण में शब्द की उत्पत्ति, किस तरह से अरेंज करोगे वाक्यों को, तो ये सब व्याकरण में दिया है। ठीक है, तो बस वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन सी है? बस ये याद रख लो, काम चल जाएगा। ठीक, महाकाव्य, सीधे महाकाव्य की ओर चलते हैं। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। इसमें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की गई। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। अब यहां पर दो क्वेश्चन बनता है। पहला तो रामायण की रचना किसने की? तो महर्षि वाल्मीकि। इसी प्रकार रामचरितमानस, ये एग्जाम में आया है, रामचरितमानस की रचना किसने की है? तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है। ये दो क्वेश्चन है, इसको अच्छे से भली बात याद कर लो, एग्जाम में बनता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। ये प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, ये सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि वेद महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने। ठीक, याद करते चलो। पुराण, पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है कि इसके बाद कौन राजा हुआ, उस काल में कौन राजा था, इस काल में कौन राजा है। तो पुराण के माध्यम से हमको इतिहास का एक अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पुराणों के रचयिता एवं संकलन करता, इसी कंपाइलेशन जो मैं बोल रहा था ना, संकलन करता, वो है लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा। बस ये याद रख लो। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। बस इतना याद रखो, बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग।
फिर ब्राह्मणेतर साहित्य, मतलब ब्राह्मण साहित्य से इतर साहित्य, मतलब ब्राह्मण साहित्य को के अलावा और कौन कौन से साहित्य है, तो बौद्ध साहित्य है। जो थोड़े पहले देखे थे लिस्ट, ये साहित्य है, इसको आपको याद रखना है। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक की संख्या 3 है। पहला कौन सा है, विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, और तीसरा अभिधम्म पिटक। तो पिटक से एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि त्रिपिटक, यही क्वेश्चन बन जाता है कि त्रिपिटक कौन से धर्म का साहित्य है, बौद्ध धर्म कि जैन धर्म। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध ग्रंथ है, वो पाली भाषा में लिखे गए। मोस्टली जो बौद्ध टेक्स्ट है जो आपको मिलेंगे वो पाली भाषा में है। ठीक, बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। अगर जातक कथा, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जातक कथा का संबंध है, जातक कथा का संबंध किससे है, तो बुद्ध टेक्स्ट से है। ठीक है, बुद्धिज्म से है। ठीक है, दीपवंश तथा महावंश नामक दो पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यह भी एक प्रश्न बना है कि दीपवंश एक साहित्य ग्रंथ है, इसका संबंध किस रिलीजियन से है, बौद्ध धर्म से कि जैन धर्म से, तो ये भी एग्जाम में बना है। तो आप याद रखो ये सब बुद्धिज्म के टेक्स्ट है, बुक है। ठीक है, पाली ग्रंथ है। बाकी ये नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो आगे पढ़ोगे, मैं यहां नहीं बता रहा हूं, आगे पढ़ोगे। इसको यही छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है जैन साहित्य, क्योंकि बुद्ध और जैन आपको बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है कि वहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम उसको छोड़ रहे हैं। देखो मैं बता दूं, बार बार बोल दूं, 33 प्रश्न इंडियन जीके से आएंगे, इंडियन जीएस से आएंगे आपके एग्जाम में। 33%, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, एक एक नंबर से लोग बाहर होते हैं। तो यहां तो मैं पूरा 33 मार्क्स का सवाल है। ठीक, अच्छे से करिए। जैन ग्रंथ, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने मैं मार्क कर रहा हूं वो आपको याद होना चाहिए, चाहे स्क्रीनशॉट लो, चाहे नोट करो, पेन कॉपी से लिखो, जहां समझ नहीं है पूछो। मेरा व्हाट्सएप नंबर फिर से स्टार्ट है, 8109252008। कोई समस्या हो मैसेज छोड़ देना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब टाइम मिले मैं रिप्लाई करूंगा। आगे देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। लौकिक साहित्य क्या है देख लेंगे। देखो जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ते हैं, बाकी छोड़ते चलते हैं। अब इसको देख लो, ये जो टेबल है ना, प्रमुख साहित्य, जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक बुक लिखी, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, पतंजलि महाभाष्य, सोमदेव कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र बृहत कथा मंजरी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मतलब चाणक्य का अर्थशास्त्र बुक का नाम है, याद रखना है। कामंदक का नीतिसार हो गया, कालिदास के तो और भी बहुत सारे बुक हैं, बल मालविकी अग्निमित्र लिखा है, याद रख लेना। शूद्रक का मृक्ष कटिका माया व्यापम में, बाण भट्ट का हर्षचरित्र, ये भी आया एग्जाम में। चंदर बरदाई का पृथ्वीराज रासो, ये भी आया है। कल्हड़ का राज तिरंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ठीक, आगे चलता हूं मैं। कुछ और भी जो फॉरेन राइटर हैं, ठीक है, यूनान एवं रोम के जो लेखक है, जैसे हेरोडोटस को इतिहास का पिता ही कहा जाता है, तो ये तो पता ही होना चाहिए आपको। हेरोडोटस क्या है, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो ये याद रख लो। इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिका, 5वीं सदी सदी में उन्होंने लिखे थे। और भी बहुत कुछ यहाँ पर दिया है, चाहो तो पढ़ लेना, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जैसे मेगास्थनीज का इंडिका काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीनी, इनका एक बुक है नेचुरल हिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉलमी का तो जियोग्राफी का, ये अभी भी किसी एग्जाम में आया है, टॉलमी की पुस्तक जियोग्राफी का, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो चीनी यात्री है फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब ये गुप्त एम्पायर, जो गुप्त साम्राज्य थे, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके काल में फाहियान आए थे। यही एग्जाम में आ जाता है कि फाहियान किनके काल में आए थे। अभी आप डिटेल में पढ़ोगे, गुप्त साम्राज्य जो है इनके बारे में पढ़ोगे, सब पढ़ोगे। अभी वेन सांग,
ये 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। ठीक, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कल हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल हो गया, ऐतिहासिक काल। तो कल मैं तीनों को बता रहा था, प्रागैतिहासिक काल लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इस काल के। ठीक है, पूरा तात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, मतलब कोई आपको बुक नहीं मिलेगा इस काल के, कोई बुक नहीं है। केवल कुछ जैसे कि हम लोग देखे थे, हथौड़ा मिल गया, पुराने जमाने का हड्डी मिल गया, यही सब मिलेगा। इसको पाषाण काल बोलते हैं उदाहरण में। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु पढ़ नहीं पाए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक संस्कृति हो गया। ऐतिहासिक काल यही वो काल है जिसके पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलेंगे और लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे, दोनों साक्ष्य उपलब्ध है। मतलब जो जिस हिस्ट्री को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं वो ऐतिहासिक काल है। ठीक है, इसको देख लेना, एग्जाम में यहां से ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं इसको स्किप मारूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। बाकी जो डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, जो लोग बहुत डेडिकेटली इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो लाइक करना। रोज कुछ ना कुछ मटेरियल आपको मिलेगा और डेली स्टडी प्लान तो मिलते रहेगा, और डेली स्टडी प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करो अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।